हेलो एवरीवन, मैं टी.एस. धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे कूलाम्स लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस वीडियो आपको बताए जा चुके हैं। आज नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कूलाम्स लॉ से। तो देखिए, कूलाम्स लॉ के लिए मैं आपको बहुत ही बेसिक एंड डीपली कॉन्सेप्चुअल कंडीशंस एक्सप्लेन करूंगा, जिनका अनलिमिटेड एडवांटेज यूजेज हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो देखिए बेटा, consider 2-point charges. 2-point charges, small q1 and q2 are separated by distance small r. According to Coulomb's law, electrostatic attraction or repulsion force between them. Scientist Coulomb gives two statements जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। According to Coulomb's law, electrostatic attraction or repulsion force between them, like charge repel each other, unlike charge attract each other. The first statement gives by scientist Coulomb. Force is directly proportional to the product of magnitude of both charges. Product of magnitude of both charges. अब देखिए, ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चे नॉर्मली कुछ किस तरह से सीखते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो इसके लिए थोड़ा सा आप डीपली एनालिसिस करें। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ रिलेटिव स्केलर क्वांटिटी। रिलेटिव स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर वेक्टर quantities for vector quantities plus minus q always used in term of plus q. For scalar quantities plus q in term of plus q, minus q in term of minus q. तो वेक्टर क्वांटिटीज में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ऑलवेज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव साइन इमर्ज्ड इंक्लूड इन द डायरेक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर चार्ज या रिलेटिव स्केलर क्वांटिटी में मैंने आपको डीपली बताया है। अगर सपोज कीजिए आप इस स्टेटमेंट को मेंशन नहीं करते हैं, नॉर्मली बच्चे क्या सीखते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। अगर एनी वन ऑफ टू चार्ज नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। और फोर्स कौन सा क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्केलर प्रॉपर्टी, नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज इमर्ज्ड इन द डायरेक्शन, नेगेटिव भी हमें प्लस टर्म में यूज करना है। तो यहां पर बेसिकली 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मॉड लेना होगा, बिकॉज यू नो दैट मॉड एक ऐसा ऑपरेशन है जो नेगेटिव साइन को भी प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अगर यहां कोई भी नेगेटिव है तो ये फाइनली आपको पॉजिटिव टर्म में ही मिलेगा। तो नेगेटिव साइन फिजिक्स में बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर है। नेगेटिव के बारे में आप टाइम टू टाइम आपको डिफरेंट कंडीशंस एक्सप्लेन की जाएंगी। तो बेसिक 100% परफेक्टली एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये स्टेटमेंट देना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। मैग्नीट्यूड लेंगे तो नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, बिकॉज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फॉर वेक्टर क्वांटिटी प्लस माइनस क्यू ऑलवेज यूज इन टर्म ऑफ प्लस क्यू। दैट्स क्लियर? The first statement, again listen to me. Electrostatic force is directly proportional to the product of magnitude of both charges. इस स्टेप के बाद आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर चार्ज का नेगेटिव साइन है वो भी हमें प्लस टर्म में ही करना होगा। इस बात को आप ध्यान से समझें, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा इसका। सेकेंड स्टेटमेंट, F is directly proportional, F is inversely proportional to the square of distance between them.
electrostatic force is inversely proportional to the square of distance between both charges. That's clear. So both statement gives by scientist Coulomb. मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. अब इससे आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. From equation first and second, both are combines to each other. Both are combines to each other. Q1 Q2 upon R square. So after removal proportional sign, apply a constant K, where K is proportional constant is called electrostatic constant. Electrostatic constant. तो देखिए बेटा, from equation first and second, both are combines to each other. F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square according to physics basic conditions. After removal proportional sign, apply a constant K. K is proportional constant. It's said to be electrostatic constant. Use that force is a vector quantity. Apply an arrowhead over it. ये इंडिविजुअल वेक्टर क्वांटिटी है, एरोहेड अप्लाई किया. राइट में देखिए के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी, चार्ज रिलेटिव स्केलर क्वांटिटी, आर स्क्वायर. तो आर वेक्टर हो सकता है, लेकिन आर स्क्वायर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हम स्क्वायर और मोर पावर करें तो वो स्केलर मॉड फॉर्म में कन्वर्ट होगा. लाइक यू नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, आर डॉट आर वेक्टर आर इंटू आर थीटा 0 डिग्री, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स मॉड ऑफ आर वेक्टर होल स्क्वायर. मॉड ऑफ mod of r square, you know that from 11th class, apply the dot product between two vectors, we get a scalar quantity. ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में और मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्केलर फॉर्म. तो आर स्क्वायर स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें वेक्टर फॉर्म इंक्लूड है. दूसरा वेक्टर देखें आप, Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. So Q1 Q2 like charge repel each other. Electrostatic force act on Q2 due to Q1. ये F1 हो गया बेटा. तो डायरेक्शन ऑफ F1 from A to B. Force act on Q1 due to Q2 F2. Its direction B to A. So direction of forces from A to B or B to A is position of AB R. R has vector characters. So in right hand side, for vector representation, apply unit vector in term of R, because R position has vector character as a position vector. तो राइट हैंड साइड में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, आर कैप. ये बात समझ में आई आपको? ऐसा नहीं है कहीं कुछ भी टिका दीजिए आप, उसका कॉन्सेप्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर किस टर्म में हमको यूज करना है. दैट्स क्लियर. अब देखिए बेटा, K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Epsilon naught. देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, epsilon naught. Naught. Naught means not affected by the atmospheric pressure, and temperature. Not affected by the atmospheric pressure and temperature means in presence of vacuum. हमें क्या बोलना है बेटा, not NAAT, not affected by the atmospheric pressure and temperature. Not means in presence of vacuum. तो देखिए बेटा, epsilon naught electric permittivity of vacuum. That's clear. अब देखिए बेटा, F vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square
r cap. Equation number 4, in presence of vacuum. In presence of vacuum. That's clear. In presence of medium. In presence of medium means a medium filled between both charges. कोई भी मीडियम आपने फिल्ड कर दिया है, मीडियम। तो वैक्यूम के लिए हम डेली लाइफ, मैं हमेशा कहता हूं फिजिक्स को डेली लाइफ में स्टडी कीजिए। डेली लाइफ में सभी जगह फिजिक्स अवेलेबल है एंड एप्लीकेबल है। डेली लाइफ की हम बात करें, अभी देखिए समर टाइम चल रहा है, गर्मी का टाइम चल रहा है, तो हम नॉर्मली लाइट कपड़े पहनते हैं। आफ्टर सम टाइम विंटर टाइम आएगा तो डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, तो हम स्वेटर पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे। तो हम शर्ट के ऊपर ही तो स्वेटर पहनेंगे, तो स्वेटर किसको कवर करेगा? शर्ट को कवर कर लेगा। वैक्यूम मींस एज अ शर्ट पहन रखा है हमने, इसके ऊपर स्वेटर डाल लेंगे तो स्वेटर को कवर करेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम आपका फोर्स क्या हो गया? एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमारी शर्ट को स्वेटर ने कवर कर लिया। एप्सिलॉन मींस इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेयर एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसके लिए मैंने अभी अब बताया कि विंटर टाइम में हम शर्ट के ऊपर स्वेटर पहन लेंगे, तो शर्ट तो एज इट इज है एप्सिलॉन नॉट, हमने स्वेटर डाल लिया। तो इसका मतलब देखिए ये शर्ट तो एज इट इज है, ये आपने स्वेटर डाल लिया, ये किसके इक्वल होगा? एप्सिलॉन के इक्वल। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इक्वेशन नंबर 6, where epsilon r relative electric permittivity or dielectric constant of medium, dielectric constant of medium। ये बात समझ में आई बेटा? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ओके बेटा, दिस रिजल्ट पुट इन इक्वेशन 5, FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर टू R कैप in presence of medium, in presence of medium, that's clear। so electrostatic force in presence of medium, so equation 7 divided by equation 4, equation 7 divided by equation 4, Fm upon F 1/4 pi epsilon naught एप्सिलॉन आर 1 Q अपॉन एप्सिलॉन आर 1 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। देखो सभी कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में 1 एप्सिलॉन आर मींस 1 एप्सिलॉन आर, ये टर्म आपका बचा। ओके, तो Fm इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन आर। क्वेश्चन नंबर 8, तो एप्सिलॉन आर की बात करें हम इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। अनदर मीडियम कोई भी मीडियम है, एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी से जब हम डिवाइड करेंगे तो फोर्स रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? मींस इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। कितना होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स।
आप प्रैक्टिकली डेली लाइफ में बात कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक वायर है, आप फ्री हैंड से इसको टच कीजिए तो आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, आपके सारे रिलेटिव्स विदाउट एनी इनविटेशन आपके घर आ जाएंगे, सभी नेबर पड़ोसी भी आपके घर आ जाएंगे, काफी पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी। आप न्यूज चैनल्स पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में आपकी पब्लिसिटी होगी। लेकिन ये आपके लिए बहुत बुरी बात होगी कि उस पब्लिसिटी को महसूस करने के लिए आप नहीं रहेंगे। ओके, लेकिन इसी वर्क को आप अपने हैंड पर ड्राई क्लॉथ, प्लास्टिक, पॉलिथीन, रबर एक्सेट्रा बाउंड करें और फिर आप इसको टच करें, आपको आनंद नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम फोर्स आप पर अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगा, कितना 1/εr टाइम्स, वैक्यूम के लिए εr 1 होगा, अनदर मीडियम कोई भी हो ग्रेटर देन 1 वैल्यू होगी तो फोर्स रिड्यूस होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज डिक्रीज्ड 1/εr टाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। तो मीडियम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, कितना 1/εr टाइम्स, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। दैट्स क्लियर। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 6, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी कह सकते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ओके बेटा, अब देखिए बेटा, एप्सिलॉन r प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है चार्जिंग बाय इंडक्शन, वहां मैंने k से डिनोट किया था, तो एप्सिलॉन r also denoted by k। तो फ्रॉम इक्वेशन 9 रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इट इज रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, so it is unitless and dimensionless. It is ratio of same physical quantities, so it is unitless and dimensionless। ओके बेटा, अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी डिनोटेड बाय एप्सिलॉन r एंड आल्सो डिनोटेड बाय k। अब k की बात करें तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो दोनों में वेरिएशन आपको पता होना चाहिए बेटा। वेरिएशन के लिए देखिए आप कूलॉम्स लॉ की बात करें तो k आपका कहां आया बेटा, न्यूमरेटर में। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k अगर न्यूमरेटर में है तो k मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन r इज आल्सो डिनोटेड बाय k। तो एप्सिलॉन r देखिए इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ये कहां है, डिनोमिनेटर में। अगर k डिनोमिनेटर में है तो k मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो आप समझ गए होंगे, एक बार और देख लें।
के न्यूमरेटर में है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के डिनोमिनेटर में है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के मींस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। दैट्स क्लियर? ओके बेटा, ये आपका कूलॉम्स लॉ था। अब कूलॉम्स लॉ के लिए मैं आपको बहुत सारे डीपली कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स अप्रॉक्स 10 to 15 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही आउट ऑफ लिमिट यूजफुल होंगे। ओके, आप अच्छे से नोटिस करें, आपको हो सकता है कुछ कंडीशंस कॉन्सेप्ट नए सीखने को आपको मिल जाएं। दैट्स क्लियर? तो देखिए बेटा, FTP, FTP means final touch points, final touch points। देखिए बेटा, according to Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 upon R square। K न्यूमरेटर में है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। SI यूनिट देखिए, फोर्स न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, चार्ज कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर L2। प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं मैं, SI यूनिट ऑफ कूलाम A1 T1 तो कूलाम स्क्वायर A2 T2, m1 L3 T-4 A-2। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर इन MKS और SI सिस्टम। SI सिस्टम भाई, MKS सिस्टम SI सिस्टम एक ही बात है। SI सिस्टम मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। तो स्टैंडर्ड वैल्यू इन SI सिस्टम K का स्टैंडर्ड वैल्यू 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर गिव्स बाय साइंटिस्ट। हम इसे डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं, आपको मेमोराइज नहीं करना है, रटना नहीं है। हम न्यूमेरिकल्स में मैनी टाइम्स यूज करेंगे और आपके माइंड में ये सेट होगा। अब टाइनी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां क्या पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इन CGS सिस्टम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। तो बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है, बच्चे 12th पास आउट हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनको पता नहीं होता है। तो देखें, आपके लिए ये अच्छा लगेगा, अच्छा फील करेंगे आप। What is the value of electrostatic constant in CGS system 1? ये मैंने डायरेक्ट बताया, लेकिन मैं इसे ड्राइव करके, भाई बेसिक का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, वाई, क्यों और कैसे हुआ। तो आपके माइंड में लॉन्ग लाइफ हमेशा, आप और हम जब तक अर्थ पे रहें, आपके माइंड में हमेशा रहेगा। तो देखिए, मैं इसे आपको फाइंड करके बताता हूं। प्रूफ K 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb square। So in right hand side, SI units, basic units convert into CGS system from 11th class. You know that 1 Newton is equal to 10⁵ dyne, 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। ये आप 11th क्लास तक सीख कर आए। यूनिट्स ऑफ चार्ज, प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट्स ऑफ चार्ज आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए, वहां मैंने बताया है आपको SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम इन CGS सिस्टम, ESU और स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ SC। SC मीन्स स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ये वैल्यू जो आप पुट कर दीजिए बेटा, K 9 into 10⁻⁹ न्यूटन 10⁵ डायन, मीटर 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलाम 3 into 10⁻⁹ स्टेट कूलाम स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए इसको, 9 into 10⁻⁹ into 10⁵, 10⁻⁴, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁹, पावर रेज टू द पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, 10⁻18, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलाम, पर स्टेट कूलाम। अब न्यूमरेटर में देखो बेटा,
बेस इन मल्टीप्लिकेशन बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, 4 + 5 + 9 18 कैंसिल होगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, तो K = 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर गैस सिस्टम। गॉट इट? तो आप समझ चुके होंगे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K इन सीजीएस सिस्टम 1, वो सीजीएस सिस्टम में Y कैसे होगी वो भी मैंने आपको ड्राइव करके फाइंड आउट करके आपको बता दिया है, और इसके टर्म्स जितने भी यूज किए हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सब बता रखे हैं। तो आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। दैट्स क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अभी और भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं हम, फाइनल टच पॉइंट्स। K = 1/4 pi epsilon naught, तो epsilon naught = 1/4 pi K, that's clear? तो epsilon naught 1/4 pi 3.14 K 9 × 10⁻⁹, 4 pi प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट लेस होगा, K न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट इसको सॉल्व करेंगे बेटा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका स्टैंडर्ड अमाउंट आ गया बेटा इन एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। दैट्स क्लियर? इन एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें बेटा आप, कूलम स्क्वायर A2T2 न्यूटन M1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर L2 M-1 L-3 T4 A2। अब बेटा देखिए यहां भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, टाइनी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन सीजीएस सिस्टम? सीजीएस सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट, यहां से हम बात करें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 पाई के, 4 पाई के इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम के का वैल्यू क्या है बेटा 1, तो के की वैल्यू हम 1 रखेंगे, के की वैल्यू बेटा 1 रख देंगे। तो सीजीएस सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई इन सीजीएस सिस्टम। दैट्स क्लियर? ओके, अब देखिए बेटा और भी पॉइंट्स देखिए आप, फाइनल टच पॉइंट्स। जब कूलॉम्स लॉ हमने आपको स्टार्ट किया था तो हमने बताया था 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज मींस कूलॉम्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज, फॉर पॉइंट चार्जेज, पॉइंट चार्जेज के लिए एप्लीकेबल होता है, बट इट इज ऑल्सो अप्लाई, इट इज ऑल्सो अप्लाई ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज किसी भी बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बॉडी की स्टडी जब हम करते हैं तो बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट पार्ट पर अमाउंट ऑफ चार्ज वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत स्मॉल होगा, स्मॉल चार्ज बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, इसलिए कूलॉम्स लॉ इज ऑल्सो अप्लाई ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दैट्स क्लियर? तो देखिए स्टेटमेंट पर आ जाइए, 2 पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड, separated by distance r means both point charges at rest, means Coulomb's law, Coulomb's law is always applicable on rest charges, stationary charges, not applicable for moving charges, not applicable for moving charges। तो Coulomb's law हमेशा रेस्ट चार्ज के लिए अप्लाई होता है, मूविंग चार्जेज के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, किसी भी न्यूक्लियस की बात करें हम, जेड एक्से, तो न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जेड, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर ऑर्बिट आर। तो देखिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में अज्यूम करेंगे,
रेस्ट पोजीशन में, तो यहाँ प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन में, मोशन में, फिर भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई किया कि नहीं किया, लाइक के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स है, ये किससे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। Q1 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव है, लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ रिलेटिव स्केलर क्वांटिटी, रिलेटिव स्केलर है, तो वेक्टर क्वांटिटीज में चार्ज का नेगेटिव साइन डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाता है, तो माइनस को भी हम प्लस ही, बताया कि नहीं बताया अभी, mv स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या हुआ बेटा, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। बोर्स थ्योरी में फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी, जो आपको एटॉमिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे जब, काफी डिटेल में बताएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर रेस्ट चार्जेज और स्टेशनरी चार्जेज, नॉट एप्लीकेबल ऑन मूविंग चार्जेज। तो हम यहाँ आपको क्या बताना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, कूलम्ब्स लॉ इज अप्लाई ऑन मूविंग चार्जेज at any instant of time, moving charge assume at rest or in equilibrium। तो हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा सुने, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स मूविंग चार्ज को एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम रेस्ट में और इक्विलिब्रियम में अज्यूम कर लेते हैं, उस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरह से अप्लाई किया है वो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देकर बताया है। बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे जब इसके बारे में बहुत डिटेल बताएंगे। अगर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी, तो आपकी केमिस्ट्री 50% केमिस्ट्री साफ हो जाएगी। लेकिन इसके लिए फिजिक्स क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मूविंग चार्ज assume at rest or in equilibrium, so we also apply the Coulomb's law। That's clear। अब देखिए बेटा, Coulomb's law is applicable for atomic distance। एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, एटॉमिक डिस्टेंस 10⁻10 मीटर, इस डिस्टेंस के लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है। देखो न्यूक्लियस से बाहर आ गए तो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन आप जानते हैं हमारे नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये 2 पॉइंट चार्जेज हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन ईच अदर, Q1 चार्ज 2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, 2 किस पर अप्लाई करेगा, 1 पर। F1 की बात करें, B F2 B2 A, तो एक्शन लाइन ऑफ बोथ फोर्सेज F1 एंड F2 पासेज थ्रू पॉइंट A एंड B, यानी एक पॉइंट से पास होंगे, एक सेंटर से पास होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रिकल फोर्स। दैट्स क्लियर। अनदर फॉर्म में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स does not depend on path, only depends on position of final and initial point। electrostatic force conservative force है, तो amount of work done due to electrostatic force not depend on path, only depends on position of final point and initial point। that's clear। next देखिए बेटा, gravitational force Fg equal to -gm1 m2 upon r square to r cap।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 R cap according to Coulomb's law. Coulomb's, दैट्स क्लियर। तो देखिए ग्रेविटी मास से जनरेट होती है m1 m2, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से डेवलप होती है q1 q2, r स्क्वायर एज इट इज है, r स्क्वायर एज इट इज है। यहाँ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन आ गया, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बोथ फोर्सेज सिमिलर फोर्सेज, दोनों फोर्सों में सिमिलरिटी है, सिमिलर फोर्सेज हैं, तो हम क्या कह सकते हैं in electrostatics Coulomb's law is behave as Newton's law in gravity। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Coulomb's law जो बिहेव करता है ग्रेविटी में न्यूटन्स लॉ कोई बिहेव करता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों फोर्सेज में सिमिलरिटी है कि नहीं, सिमिलर फोर्सेज हैं। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Coulomb's law is behave as a Newton's law in gravity, that's clear। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स inversely proportional to r square means inversely proportional to r square। this statement individually is called inverse square law। inverse square law, Coulomb's law is obey of inverse square law। Coulomb's law इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, एनी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज। ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें बिटवीन बोथ बॉडीज, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगेन Coulomb's law is obey of inverse square law। नेक्स्ट देखिए बेटा, you know that from 11th class a body placed over to the surface of another body due to gravity weight force vertically downwards, reaction force capital R or capital N। so both forces having same magnitude and opposite direction represent the Newton's third law, action reaction law। action reaction law, similarly 2 point charges q1 and q2 are separated by distance स्मॉल r। तो q1 चार्ज 2 पर फोर्स लगाएगा, ये क्या हुआ f1, 2 किस पर लगाएगा 1 पर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो आप देख सकते हैं बोथ फोर्सेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मींस नेगेटिव अप्लाई कर सकते हैं आप। तो रिप्रेजेंट एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम क्या कह सकते हैं Coulomb's law, Coulomb's law is obey of Coulomb's law is obey of Newton's third law। ओके Coulomb's law न्यूटन्स थर्ड लॉ को ऑबे करता है, इसको फॉलो करता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, दैट्स क्लियर। तो मैंने आपको अप्रॉक्स 10 to 15 कॉन्सेप्चुअल डीपली कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बेस्ड ऑन Coulomb's law पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिनके न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स में, बेसिक कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पॉइंट्स में इनका अनलिमिटेड यूज होगा, दैट्स क्लियर। ये लास्ट पॉइंट हमने आपको बताया है Coulomb's law obey of Newton's third law। तो देखिए इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 64, प्रूव दैट Coulomb's law is obey of Newton's third law। देखिए बेटा देख सकते हैं, कंसीडर 2 point charges q1 and q2। q1 and q2 are separated by distance small r। तो देखिए भैया q1 चार्ज 2 पर फोर्स लगाएगा, 2 कहां लगाएगा 1 पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन electrostatic force act on q2 due to q1 लाइक चार्ज। तो ये रिपेल करेंगे भैया, इसको हमने
F21 मेंशन किया। क्या मेंशन किया बेटा? 21। तो इसको पहली बात तो ये है, आप 21 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 21। F21 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर में ये पोजीशन चेंज होगा। 21 को हमने क्या मेंशन किया? 12 अलोंग्स टू ए बी वेक्टर इट्स डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए बेटा, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो आपने 21 समझा होगा अच्छे से, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप कंफ्यूज हो सकते हैं 1 2 2 1 वगैरह कैसे है। तो इसके लिए मैं डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट आपको यूज करता हूँ। मैटियस आकर, आजकल आपने देखा होगा मार्केट में, फील्ड में डॉन लोग बहुत पाए जाते हैं जो थड़ियों पर बैठे रहते हैं। तो कोई भी दादा भाई या कोई भी डॉन इस मालवीय नगर जयपुर में मुझे पंच मारता है, बॉक्सिंग मारता है, घूसा मारता है, तो आपके माइंड में तुरंत आएगा पंच कहाँ मारा जाता है? मुंह पर। और मुंह पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पंच मारने में सामने वाले को बहुत बेटर फील होगा, नोच पर। तो मेरी नोच पर जब पंच पड़ेगा तो इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेन मतलब इसकी साइज, शेप, ज्योमेट्री में चेंज होगा। तो मुझे आपके सम टाइम, सम डेज के लिए छुट्टियां करनी होंगी, ऑफ करना होगा। आप मुझे फोन करेंगे कि धाकड़ साहब आपने, धाकड़ सर आपने छुट्टी कर रखी है, क्यों कर रखी है? तो हो सकता है मुझे आपको झूठ भी बोलना पड़े, मुझे कहना पड़ेगा कि बेटा मुझे नासा में, अमेरिका में नासा में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ट्रम्प साहब ने मुझे व्हाइट हाउस में बुलाया है, इसके लिए मुझे छुट्टियां करनी पड़ रही हैं। तो बच्चा तो खुश हो जाएगा कि हमारे सर नासा में गए हैं। तो बच्चा कहेगा नो प्रॉब्लम सर, आप आराम से आना, हम देख लेंगे, आप आ जाओ, नासा की प्रॉब्लम ठीक करके फिर हम पढ़ लेंगे। क्योंकि सर, बच्चों के सर नासा में गए, कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब किसी दादा भाई ने मेरी नोच पर पंच मारा तो इसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ, तो मुझे फ्यू डेज, सम डेज इनसाइड द होम, घर के अंदर रहना पड़ेगा। क्योंकि बाहर निकलते ही हर व्यक्ति पूछेगा कि धाकड़ सर किसने तोड़ दी, किसने तोड़ दी, तो मुझे जवाब देते देते परेशान हो जाऊंगा। तो मुझे कुछ छुट्टियां करनी होंगी जब तक ये स्ट्रेन रीगेन ना हो जाए, नोज इनिशियल पोजीशन में ना आ जाए। तो इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जिस पर फोर्स अप्लाई हुआ, मेरे पर ही अप्लाई हुआ, नोच पर अप्लाई हुआ, वो इनसाइड द होम। जिसने पंच अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया आउटसाइड द होम। तो 2 1 फोर्स किस पर अप्लाई हुआ था? Q2 पर। अप्लाई किसने किया था? 1 ने। तो 2 इनसाइड द होम, अप्लाई किसने किया? Q1 ने, आउटसाइड द होम। तो जिस पर फोर्स लगेगा, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, वो इनसाइड होगा। जो फोर्स अप्लाई करेगा वो आउटसाइड। तो आप समझ चुके होंगे कि जो फोर्स अप्लाई करता है वो तो आउटसाइड होता है, और जिस पर फोर्स अप्लाई होता है यानी जिस पर फोर्स लगता है वो इनसाइड होगा। भाई मेरी नोज में स्ट्रेन डेवलप हुआ तो मैं घर के अंदर रहूंगा, इनसाइड। किसने अप्लाई किया था? 1 ने, वो आउटसाइड। अब पोजीशन में रिवर्स हो जाता है। सपोज कीजिए मेरी नोज में ज्यादा स्ट्रेन डेवलप हो गया, उसने अपने पंच में बहुत ज्यादा फोर्स, पावर का अप्लाई किया, तो मुझे इंडियन डेमोक्रेसी, लॉ एंड ऑर्डर का यूज करना होगा, पुलिस में FIR करना होगा। तो फिर क्या होगा? जिसने फोर्स अप्लाई किया था वो इनसाइड द जेल, जेसी, सेंट्रल जेल, वो जेल के अंदर होगा जिसने फोर्स अप्लाई किया था, और जिस पर अप्लाई हुआ वो तो बाहर ही रहेगा, जेल से बाहर रहेगा ना। तो पोजीशन में उल्टा हो गया। देखो R12, तो फोर्स किसने अप्लाई किया था? 1 ने, तो वो जेल के अंदर गया। किस पर अप्लाई हुआ था? 2 पर, वो जेल के बाहर है। तो पोजीशन में हमेशा चेंज हो जाता है। तो मैंने दोनों ही फैक्टर बताए। फोर्स के लिए जिस पर फोर्स अप्लाई होता है वो इनसाइड, जो अप्लाई करता है आउटसाइड। पोजीशन में रिवर्स हो जाता है, जो फोर्स अप्लाई करता है वो जेल के अंदर, और जिस पर अप्लाई होता है वो जेल के बाहर। अब आप समझ चुके होंगे। ये चीजें बुक्स में नहीं पाई जाती हैं, इनको टीचर्स ही एक्सप्लेन करते हैं, लेक्चर्स ही एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन Q1 Q2 Q2। अब ये क्या होगा बेटा? F12 लाइक चार्ज है, रिपेल करेगा। F12 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पोजीशन में रिवर्स होगा बेटा, 2 1 कैप। तो पोजीशन क्या हो जाएगा? 2 1 कैप अलोंग्स टू
ये वेक्टर। तो देखिए बेटा, फ्रॉम 11th क्लास आपने पढ़ा है, ये सपोज कीजिए वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट करें, ये माइनस ए वेक्टर होगा ना, तो हम देख सकते हैं R21 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 B2A R12 A2B बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों को इक्वल करने के लिए नेगेटिव अप्लाई करना होगा भैया। नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव अप्लाई करें तो उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। R21 B2A R12 A2B, तो माइनस R12 B2A हो गया ना। पुट इन इक्वेशन सेकंड F12 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस R12 कैप, दैट्स क्लियर। अब देखिए भी F12 माइनस के Q1 Q2 R स्क्वायर R12 कैप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड F12। देखिए इस नेगेटिव साइन के अलावा ये सारा अमाउंट F21 के इक्वल है कि नहीं बेटा। F21 एक्वेशन नंबर 4, both forces having same magnitude, negative means opposite direction, both forces having same magnitude and opposite direction means that Coulomb's law is obey of Newton's third law. Coulomb's law is obey of Newton's third law. That's clear? Okay. देखिए बेटा नेक्स्ट, what is the smallest force between 2 point charges when they are separated by distance 1 meter। तो 2 point charges हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पर दोनों को रखा गया है, सेपरेटेड किया गया है, तो स्मॉलेस्ट फोर्स क्या होगा। तो देखिए बेटा Q1 Q2 separated by distance 1 meter, so according to Coulomb's law के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मालूम है, स्मॉल r इक्वल टू 1 मीटर, क्वेश्चन ने फिक्स कर दिया। तो स्मॉलेस्ट फोर्स यानी फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी, ये तभी पॉसिबल है जब चार्ज स्मॉलेस्ट हो। तो वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, लीस्ट पॉसिबल चार्ज क्वांटा, तो फॉर स्मॉलेस्ट फोर्स Q1 Q2 both equal to small e is also called quanta, F equal to K square upon R square, K 9 into 10 raised to the power 9, E 1.6 into 10 raised to the power minus 19 Coulomb square, R 1 meter square। तो देखो 9 into 10 raised to the power 9, 1.6 square 56 minus 19 square minus 38। अब 9 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 54 5 40 55 18 23.04 टू 10 रेज टू दी पावर माइनस 29 न्यूटन। डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर 1 डिजिट रिड्यूस करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो 1 पावर यहाँ से रिड्यूस कर लेंगे बेटा। दिस कंडीशन 10 रेज टू दी पावर माइनस 28, ये स्मॉलेस्ट फोर्स आ गया। दैट्स क्लियर? ओके बेटा नेक्स्ट देखिए, अ पार्टिकल of mass m and charge minus q2 revolving around another charge q1 along a circular path of radius small r, determine the frequency of revolution। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है माइनस q2 और मास क्या है, revolving around another charge particle q1 along a circular path of radius r। तो इसका revolving frequency आपको फाइंड करना है। You know that from 11th class, draw a tangent at any point of circular path gives the direction of velocity at that point।
तो आप क्वेश्चन का मीनिंग समझें। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज -q2 है, मास m है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है अराउंड चार्ज q1। तो इसकी रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। और मैं आपको हमेशा कहता हूं फिजिक्स में फॉर्मूला वाइज कुछ नहीं होता, आपको बेसिक कंसेप्ट्स को फॉलो करना होगा। वो आपका स्ट्रांग है तो क्वेश्चन आपके लिए अच्छा होगा। तो देखो, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ इंक्लूड होती है? ओमेगा में। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई एफ हो गया बेटा। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी किस में इंक्लूड होती है? वेलोसिटी में। तो v इक्वल टू ओमेगा आर, वेलोसिटी आप ओमेगा फाइंड करेंगे। तो यहाँ सर्कुलर पाथ के लिए आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। ये स्यूडो फोर्स है, अनदर फोर्स से डेवलप होगा। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस हमने यूज की। तो केवल एक कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम 12th क्लास, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाकी रिमेनिंग कंडीशन आप 11th से करने हैं। तो ये फॉर्मेट, ये समरी आपके माइंड में इंस्टेंट टाइम ड्यूरेशन में जनरेट होनी चाहिए। तो आपके लिए क्वेश्चन अच्छा होगा। और ये आपके माइंड में कब जनरेट होगा? जब आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग है। तो हमेशा बेसिक पर फोकस करिए, तो आप अपने लाइफ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो देखिए बेटा, Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ नॉट एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्जेस। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, मूविंग चार्ज पार्टिकल assume at rest or in equilibrium at any instant of time। तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल तो सेंटर पर कोलैप्स कर जाएगा, यहां आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बैलेंसिंग कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ रिलेटिव स्केलर क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर वेक्टर क्वांटिटीज प्लस माइनस क्यू ऑलवेज इन टर्म ऑफ प्लस क्यू, नेगेटिव साइन एमर्ज इन द डायरेक्शन, एमर्ज इन द डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखिए के Q1 Q2 का नेगेटिव साइन कहाँ चला गया? डायरेक्शन में, अट्रैक्ट ईच अदर टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये नेगेटिव की वजह से ही तो हो रहा है बेटा, तो वो डायरेक्शन में इंक्लूड हो गया। का जवाब आपको कहां से मिल रहा है? रिलेटिव स्केलर क्वांटिटीज। सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर अपॉन आर, यू नो दैट v इक्वल टू ओमेगा आर। तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर m, ओमेगा की वैल्यू, v की वैल्यू ओमेगा आर रखेंगे बेटा। तो देखिए Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी किसमें? ओमेगा में। एम आर स्क्वायर को लेफ्ट में ले लीजिए। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया बेटा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, एम आर क्यूब। ओमेगा से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट में अंडर रूट आ जाएगा ना बेटा। तो देखिए ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 1Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। ओमेगा आपको हमने बताया 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ स्क्वायर रूट 1Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज -Q2, ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। आप देख सकते हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बेसिक के लिए आपको इधर अलग से साइड में एक्सप्लेन किया। दैट्स क्लियर। अब देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, काफी सारे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्वादिष्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ आपको कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।